हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 7। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि यथार्थ में कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रमुख संविधानविदों द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में दिए गए विभिन्न वक्तव्य भारतीय संदर्भ में भी उपयुक्त है। जैनिंग के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। वह संविधान का सूत्रधार होता है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। लास्की के अनुसार लास्की ने प्रधानमंत्री को उस धुरी की संज्ञा दी है जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र घूमता है। मुनरो कहते हैं प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान का कैप्टन कहा गया है, और रैमजे मेयोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के स्टीयरिंग व्हील का चालक बताया है। किसने बताया है? रैमजे मेयोर ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में बताया गया है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो। परंपरा अनुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता। संविधान में मंत्रिपरिषद पद की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, इसलिए उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो संसद सदस्य में होती है। इसके अतिरिक्त उसे सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अथवा अवधि कितने की होती है? सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। लोकसभा में बहुमत खो देने तथा अविश्वास प्रस्ताव हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाता है। चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। शपथ, वेतन एवं भत्ते। प्रधानमंत्री को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय वयस्क भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अथवा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करना। सरकार के प्रशासन संबंधी और विधायन विषयक मामलों और मंत्रिपरिषदों
द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना। मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां निम्न है, जैसे मंत्रियों के बीच विभागों का अध्ययन व फेरबदल करना, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने में की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, किसी मंत्री को त्यागपत्र देना अथवा राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करना, स्वयं के त्यागपत्र द्वारा मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, अतः इस संबंध में वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है संसद सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। किसको? राष्ट्रपति को देना। सेकंड है राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करना। थर्ड पॉइंट है सलाह में सरकार की नीतियों की घोषणा करना आदि। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री की उपरोक्त भूमिका के साथ साथ अन्य भूमिकाएं भी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका। सेकंड है केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। थर्ड है सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। फोर्थ है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की देश में राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं प्रभावी भूमिका है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसको कार्यकारी, वैधानिक, वित्तीय आदि शक्तियाँ प्राप्त है। मंत्रिपरिषद का निर्माण। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के रूप में नियुक्त करता है। नियुक्ति मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करते हैं। सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना समूह की सदस्यता के अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को जिसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा तथा उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह पुनः निर्वाचित न हो। प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक का प्रयोग कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अवसर मिल सकता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है उस समय जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो। सेकंड है उस समय जब बहुमत वाले दल का कोई निश्चित नेता ना रहे या प्रधानमंत्री पद के 2 प्रभावी दावेदार हो। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन मंत्रियों के बीच उनके पद क्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व के आधार पर अंतर होता है।
कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त आदि होते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के सर्वसर्वा होते हैं और विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के रूप में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का दायित्व दिया जा सकता है या मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की सलाह, देखरेख और उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री के समान ही पूरी शक्ति और स्वतंत्रता से करते हैं। यद्यपि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। उपमंत्रियों की कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उपमंत्री ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेने दिया जाता है। मंत्रियों की एक और श्रेणी जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है के पास कोई विभाग नहीं होता। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। कौन? उपमंत्री। मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य। मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीतियों की निर्माता होती है। सेकंड है, पूरे देश के शासन संचालन का कार्य मंत्रिपरिषद करती है। थर्ड पॉइंट है, पूरे राष्ट्र के धन का विनिमय मंत्रिपरिषद करती है। फोर्थ पॉइंट है, कानून को लागू करना व व्यवस्था को बनाए रखना। फिफ्थ है, मंत्रिपरिषद अनेक विधायन संबंधी कार्य भी करते हैं। कैसे करते हैं कार्य? विधेयक तैयार करना व संसद में प्रस्तुत करना, संसद सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना, मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी करना। सिक्स पॉइंट है, देश के उच्च शासन अधिकारी की नियुक्ति करना। 7 पॉइंट है, विदेश नीति निर्माण व क्रियान्वयन का कार्य करना। 8 पॉइंट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा 44वें संशोधन अधिनियम के बाद मंत्रिमंडल में लिखित परामर्श के बाद ही करता है। मंत्रिमंडल की भूमिका। मंत्रिमंडल की भूमिका को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल विदेश नीतियों और इससे जुड़े कार्यों को देखता है। सेकंड पॉइंट है, संवैधानिक प्राधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासक जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले में मंत्रिमंडल अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। थर्ड पॉइंट है, मंत्रिमंडल विधायी और वित्तीय मामलों से जुड़े प्रमुख कार्यों की देखरेख करता है। फोर्थ पॉइंट है, आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख होता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है तथा इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 7 पॉइंट है, यह केंद्रीय प्रशासन के बीच प्रमुख समन्वय करता है। 7 पॉइंट है, यह केंद्रीय सरकार की उच्च कार्यकारी सत्ता है। 8 पॉइंट है, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। और 8 पॉइंट है, मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में उच्च निर्णय निर्माण केंद्र होता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। मंत्रिमंडल संसद के निचले सदन के प्रति ये मंत्रिपरिषद के सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? इसकी सामूहिक जिम्मेदारी संसद के निचले सदन के प्रति होती है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी क्या होती है? इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। इस प्रकार मूल संविधान में इसे स्थान नहीं मिला था। अनुच्छेद 352 में
भी कैबिनेट की परिभाषा इस उल्लेख के साथ दी गई है कि यह प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों जिन्हें अनुच्छेद 75 के तहत शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसे संवैधानिक संस्था बताया गया है। संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का यद्यपि उल्लेख नहीं है, किंतु समय और स्थिति के अनुसार इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। 3 स्तरीय संस्था के रूप में इसका वर्गीकरण ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित इसको विधायी समर्थन प्राप्त है। थर्ड पॉइंट है मंत्रिमंडल का। इसका आकार छोटा होता है और मंत्रिपरिषद का इसका आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल का इसकी बैठक सप्ताह में एक बार सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए होती है। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मंत्रिपरिषद की इसमें सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए बैठक नहीं होती, इसके सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती है। मंत्रिमंडल की इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं, यह मंत्रिपरिषद का भाग होता है। और मंत्रिपरिषद इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में यह मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग कर मंत्रिपरिषद के लिए ही कार्य करता है और मंत्रिपरिषद इससे सिद्धांततः सभी शक्तियां प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद को क्या होती है? सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह मंत्रिमंडल यह नीति निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करती है, जिसका पालन सभी मंत्रियों को करना है और मंत्रिपरिषद इसके कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जैसे कि इसमें बताया है। मंत्रिमंडल में यह अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने या न किए जाने के तथ्य की निगरानी करती है और मंत्रिपरिषद यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करती है। मंत्रिमंडलीय समितियां। कैबिनेट समिति कौन सी है? कैबिनेट जिन समितियों के माध्यम से कार्य करती है वह मंत्रिमंडलीय समितियां कहलाती है। मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में निम्न बिंदु द्रष्टव्य है। फर्स्ट पॉइंट है, यह एक संविधानोत्तर संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके गठन हेतु नियम या प्रावधान है। ये प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग व स्थिति के अनुसार गठित की जाती है, अतः इसकी संख्या, नाम तथा संरचना समय समय पर भिन्न होती है। सेकंड पॉइंट है, यह 2 प्रकार की होती है, स्थायी व तथार्थ। स्थायी समिति स्थायी होती है तथा तथार्थ समिति अस्थायी होती है। तथार्थ समिति समय समय पर कुछ विशेष मामलों के लिए गठित की जाती है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसका स्थगन कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद एक आपातकालीन समिति गठित की गई थी। थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में 4 महत्वपूर्ण स्थायी समिति कार्यरत है। राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, आर्थिक मामलों से संबंधित समिति, नियुक्ति समिति तथा संसदीय मामलों से संबंधित समिति। इसकी सदस्य संख्या 3 से 8 होती है। सामान्यतः इसमें एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री इसकी सदस्यता पाने हेतु प्रतिबंधित नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, अधिकांश इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, मुख्यतः गृह मंत्री अथवा वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये समितियां न केवल समस्याओं को हल करती है और कैबिनेट के विचार के लिए सुझाव देती है, अपितु निर्णय भी लेती है। हालांकि कैबिनेट उसके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये समितियां कैबिनेट पर पड़ने वाले कार्यों के दबावों को कम करने के लिए संगठनात्मक उपाय है। ये नीतिगत मुद्दा पर गहराई से अध्ययन और प्रभावशाली समन्वय दिखाती है। ये कार्य विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट, भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभागों के सचिवालयों का एक मुख्यालय संगठन बनाया गया है जिससे केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। ये प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क है जिसके आदेश संपूर्ण देश में प्रचलित है।
व्यापक अर्थ में सचिवालय शब्द से तात्पर्य सचिवों के कार्यालय से है, जो मंत्री को प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता तथा निर्देशन प्रदान करता है। मंत्रालय विभाग की धारणा का सूत्रपात विभाग विभाजन प्रणाली में हुआ है। वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग भारत सरकार नियमावली 1961 में शासित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 77 के तहत केंद्र सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और इन कार्यों को मंत्रियों को सौंपने संबंधी नियम बनाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में निर्दिष्ट विभागों के समूह को केंद्रीय सचिवालय के रूप में जाना जाता है। मंत्रालय की संरचना। भारत में केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विशेष की संरचना त्रिस्तरीय है। फर्स्ट पॉइंट है इसका। एक राजनीतिक प्रमुख जिसे कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है, जिसकी सहायतार्थ मंत्री राज्य मंत्री या उप मंत्री होते हैं, परंतु कभी कभी राज्य मंत्री को स्वतंत्र विभाग का मंत्री भी बना दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय का संगठन होता है, जिसकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। थर्ड पॉइंट है तीसरे स्तर पर विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यकारी संगठन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है, कैबिनेट मंत्री, सचिव, फिर निर्देशक, राजनीतिक अध्यक्ष, सचिवालय और कार्य संगठन यानी निर्देशालय। सचिवालय संगठन। प्रत्येक मंत्रालय मुख्यतः विभागों में बटा होता है। प्रत्येक विभाग स्कंदों में, प्रत्येक स्कंद प्रभागों में और तथा प्रभाग शाखाओं में बटे होते हैं। प्रत्येक शाखा अनुभागों में बटी होती है। अनुभाग किसी मंत्रालय में और विभाग की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। विभाग को क्या माना जाता है, सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सचिवालय संगठन किस प्रकार होता है, इकाई क्या है, सबसे छोटी विभाग है। विभाग प्रभारी व्यक्ति कौन होता है, मंत्री, राजनीतिक प्रमुख, विभाग का सचिव, प्रशासनिक प्रमुख, स्कंद का अतिरिक्त सचिव, प्रभाग का निर्देशक और शाखा का अवर सचिव, अनुभाग का अनुभाग अधिकारी। प्रथम 3 अधिकारी उच्च श्रेणी के प्रबंधक का कार्य तथा नीचे के 3 मध्यम श्रेणी के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। ये सभी अधिकारी अपने स्तर पर कार्यों का निपटान करते हैं तथा महत्वपूर्ण विभागों को उच्च अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब अधिकारी भारत सरकार के हित को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इसलिए सचिव का सचिव भारत सरकार के रूप में पदनामित किया गया है, न कि समृद्ध मंत्री मंत्रालय के सचिव के रूप में। सचिव इस मंत्रालय विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इस संदर्भ में इसकी जिम्मेदारी पूर्ण है। यह संसदीय लोक लेखा समिति के समक्ष अपने मंत्रालय विभाग का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह नीतिगत और प्रशासनिक मामलों के लिए सभी पहलुओं पर मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। कौन, सचिव। अपर सचिव या संयुक्त सचिव, यह किसी विभाग अथवा विभाग के किसी प्रभाग का प्रभारी होता है। संयुक्त सचिव का स्तर और वेतन अपर सचिव से कम होता है, क्योंकि अपर सचिव संयुक्त सचिव से वरिष्ठ होता है। निर्देशक, उप सचिव, निर्देशक का दर्जा और वेतन उप सचिव से अधिक होता है। उप सचिव सचिव की ओर से कार्य करता है और प्रभाग का प्रभारी होता है। वह स्वयं अधिकांश मामलों का निपटाता है तथा महत्वपूर्ण मामलों पर विभाग के संयुक्त अपर सचिवों अथवा सचिव के मार्गदर्शन लेता है। अवर सचिव, यह शाखा का प्रभारी होता है, इसलिए इसे शाखा प्रभारी भी कहते हैं। यह छोटे मामलों को स्वयं निपटाता है तथा बड़े मामलों को उप सचिव को प्रस्तुत करता है। सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों का चयन। पद सचिवालय अपर सचिव कौन करता है, मंत्रिमंडल सचिव। संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ चयन बोर्ड और निर्देशक अपर सचिव उप सचिव इनका किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं,
कार्मिक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय संस्थापन बोर्ड के द्वारा चयनित किए जाते हैं। उपरोक्त में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कार्यालय कर्मचारी। सचिवालय में अधिकारी वर्ग के अतिरिक्त कार्यालय में कर्मचारियों का भी एक वर्ग होता है, जैसे अनुभाग अधिकारी सेकंड है, सहायक अनुभाग अधिकारी थर्ड है, उच्च श्रेणी तथा निम्न श्रेणी लिपिक फोर्थ पॉइंट है, आंशुलिपिक टंटक और फिफ्थ पॉइंट है कर्मकार। अनुभाग अधिकारी कार्यालय प्रमुख होता है, जो अपने माध्यम से अन्य कार्मिकों और अपर सचिव के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। अपने कार्मिकों का पर्यवेक्षण करना अनुभाग अधिकारी का प्रमुख कार्य होता है। सचिवालय कार्मिक पद सोपान के अनुसार अनुभाग अधिकारी पहला पर्यवेक्षक होता है। डेस्क अधिकारी प्रणाली। वर्ष 1973 से डेस्क अधिकारी प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार की कार्य करने की प्रणाली में काफ़ी बदलाव आया। इस प्रणाली ने मंत्रालय के निम्न स्तर के कार्यों को पृथक पृथक डेस्कों में बांट दिया गया है। प्रत्येक डेस्क में एक अपर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी अथवा एक अनुभाग अधिकारी और एक सहायक अनुभाग अधिकारी अथवा 2 अनुभाग अधिकारियों को पदस्थ किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए एक लिपिक उपलब्ध रहते हैं। डेस्क अधिकारी मामलों को स्वयं निपटाता है तथा नीति से जुड़े वयस्क मामलों को अपने उच्च स्तर को प्रेषित करता है। डेस्क प्रणाली के निम्न लाभ हैं। फर्स्ट है मामलों का त्वरित निपटान, सेकंड है सचिवालय कार्यों में विलंब की संभावना कम, व्यय की कमी और लिपिकीय स्तर पर मामलों की जांच नहीं। डेस्क प्रणाली से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-68 में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से? इसका फर्स्ट पॉइंट है कार्य से जुड़े फाइलों की सूची बनाना, सेकंड है कार्य से संबंधित सूची का रखरखाव करना, थर्ड है आवश्यकता अनुसार लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराना और फोर्थ पॉइंट है आवश्यक अवकाश से संबंधित पर्याप्त प्रावधान करना। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।